लोगों को कुछ आज की जो तत्कालिक समस्या है और एक लोकतंत्र पे उत्पन्न हुए खतरे के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसमें ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आजकल मीडिया आजकल कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आई हुई हैं जो पिछले सरकारों में नहीं हुआ करती थी, या हुआ भी करती थी तो इस हद तक नहीं हुआ करती थी कि लोग बहुत ज़्यादा आशंकित हों, डरे हुए हों। कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहितकर हों। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ। प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर सुनें और इसमें कमेंट करें कि क्या क्या जिन चीज़ों को मैंने डाला है वो क्या आप भी अनुभव कर रहे हैं। तो इस मेरे आर्टिकल का मैंने जो टाइटल रखा है वो है, जो शीर्षक है वो है बेचैन लोकतंत्र। मैं शुरू करता हूँ। क्या ऐसा होता है कि किसी के आने की आशंका या किसी की जाने की आशंका व्यवस्था को झकझोर दे? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रथम सेवक से शुरू होकर प्रधान सेवक की भूमिका अदा करने की तत्परता दिखाएं। इनकी भूमिका का परिणाम कुछ भी रहा हो, परंतु एक विषय बस सभी में समान रूप से उभर के आती है कि वैचारिक स्वतंत्रता का भ्रूण हत्या ही हुआ है। अगर वर्तमान का परीक्षण करें तो वक्त भूतकाल के गर्त में समाये हुए तथ्यों से अछूता नहीं रहा जा सकता। भूतकाल के तथ्य हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता के पहले का संघर्ष और बाद के संघर्ष में असमानता है, और ये असमानताएं क्षैतिज ही नहीं है बल्कि ऊर्ध्वाधर स्तरों में भी मिलती हैं। स्वतंत्रता के पहले हम स्वतंत्रता के लिए ही केवल संघर्ष किए, परंतु स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता में समाये हुए अर्थ के लिए संघर्षरत हैं। यह सतत प्रक्रिया है। यह घटना सभी की देशों के साथ काल और परिस्थितियों के अनुसार घटती है। यह सभी देशों के द्वारा अनुभव किया जाता है। इन्हीं अनुभवों से लाभ लेकर आधुनिक राजनीतिक विचारधारा लोकतंत्र को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। इतिहास हमें आईने की तरह दूसरे पक्ष को भी दिखलाता है। एक तरफ ऊर्जावान व्यक्ति ने समाज में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को बनाया और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करने का संकल्प लिया। वहीं दूसरा पक्ष पर अगर जब हम ध्यान देते हैं तो दूसरा पक्ष भी उभरता है और इसी लोकतंत्र के सिद्धांत को चुनौती दिया, जिसका अनुभव भारतीय समाज आपातकाल, नरसंहार और अन्य कुकृत्यों से ले चुका है। इन सभी चुनौतियों के कारणों पर विचार करें तो मिलता है कि केवल सत्ता की लालसा ही ऐसी विषय वस्तु थी जो इन चुनौतियों को जन्म दिया। सत्ता को पाने की पराकाष्ठा और सत्ता के जाने की डर की जो पराकाष्ठा है, दोनों भी किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र में बेचैनी को पैदा करती है। इसका अनुभव सभी भारतीयों की जनमानस को हो रहा है। मोदी सरकार के आने के पहले भारतीय लोकतंत्र ऐसे प्रतीत होने लगा था कि बीते 65 सालों में भारतीय सरकारों ने कुछ भी इस जनता के लिए नहीं किया। यदि कुछ भी हुआ, यह अन्यास होने वाली प्राकृतिक कृत्य थी। यह अनुभूति हमारी पिछली सरकारों के द्वारा बनाई गई। अनुभूति मतलब यहाँ परसेप्शन, बल्कि तत्कालिक कारणों में कुछ वित्त पोषित आंदोलनों और मीडिया समूहों ने बनाया। इन सभी को दोष देने से पहले हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रिसेप्शन को कहने वाले तो कुछ लोग ही थे, परंतु भव्यता का आकार तो हर भारतीय ने दिया। प्रिसेप्शन के बारे में कहा जाता है कि यह मादक पदार्थ की तरह होती है। इसमें सभी गुण मादक पदार्थ वाले होते हैं। यह बात सभी को पता है कि मादकता हमारी जो सबसे पहले चीज को धूमिल करती है वही सोचने व तार्किक सोच की क्षमता को। तार्किकता के अभाव में मनुष्य पशु की भांति व्यवहार करता है। पशु को गुलाम बनाना सबसे ज्यादा आसान है। यही काम प्रिसेप्शन नामक चीज ने किया। भारतीय जनता एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता का सिरमौर पहनाया जो अन्याय से ही नहीं बल्कि मीडिया और आंदोलनों के प्रिसेप्शन का अपनाया हुआ संतान था। प्रिसेप्शन की अपनी अलग दुनिया होती है। ये बात सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे कि प्रिसेप्शन की अपनी अलग दुनिया होती है। प्रिसेप्शन हमेशा आभासी दुनिया का निर्माण करता है। प्रिसेप्शन भीड़ के सिद्धांतों का पालन करता है। प्रिसेप्शन का उद्देश्य शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के मनो इच्छा पर होती है, न कि जन इच्छा पे। प्रिसेप्शन लोकतंत्र के विपरीत शब्द का पर्याय होता है। यदि इन गुणों के साथ भी प्रिसेप्शन के और भी गुण होते हैं जो प्रिसेप्शन को चिर अस्थायी नहीं होता। इसकी जमी नहीं होती, इसकी सच्चाई से रूबरू की साहस नहीं होती। इसके प्रभाव में समाज कई ढर्रों में बढ़ जाता है।
ये सभी प्रभाव भारतीय लोकतंत्र में मोदी सरकार के 4 साल के सालों में दिखाई देने लगे हैं या नहीं, ये आपके समझ पर छोड़ता हूं। पर इतना कहना तो मुझे भी पड़ेगा कि लोकतंत्र को सत्ता ने गुजमुजरे की नर्तकी बना डाला है, जिसको अपने संसाधनों पर नृत्य कराते हैं, अपने संसाधनों पर उसे पालते हैं, पोसते हैं और अपने संसाधनों पे ही उसे बार रूम में ला के डांस कराते हैं। यह मेरा मानना है कि विशालता व्यक्ति को डराती है, चाहे वो मूर्ति का हो या मंदिर का। डर का यह परसेप्शन भी हमारे समझ का भाग होना चाहिए। बड़े शहरों की सड़कों से ऊंची ऊंची इमारतें हमेशा मन में डर पैदा करती हैं। अपनाने वाले कभी भी डर को जन्म नहीं देते। शहर कभी भी सुकून का जगह नहीं रहा, बल्कि हमेशा आवश्यकता का जगह रहा। इसीलिए दिल शहर की भव्यता से डरता है। इसी आधार पर सरकार की भव्यता का उद्देश्य सुकून होना चाहिए, न कि डर के परसेप्शन का जन्म की जननी। अंततः भारतीय जनमानस को तय करना होगा, क्योंकि अब तो परीक्षा की घड़ी आने वाली है। इस बात को प्रत्येक नागरिक को याद करके रखना होगा कि जिस व्यक्ति में सत्ता में आने के परसेप्शन की पराकाष्ठा तक पहुंचा, अब तो वो जाने का समय है। परसेप्शन की इस हद तक ले जाएगा, किस हद तक ले जाएगा, प्रत्येक को सहज रहना होगा। उसे ये पता है कि किसी की हत्या से उसे सत्ता नहीं लाई जा सकती या सत्ता नहीं मिल सकती, लेकिन यदि फिर वो मानसिक हत्या करने में सफल रहा तो सत्ता फिर उसके सामने नर्तकी की तरह नाचेगी। अब उसे इतिहास के तथ्यों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो इतिहास बना देगा। मनुष्य की तार्किकता ही समस्या का हल निकाल सकती है, बस इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।